देखिए बच्चों, हम इंटर की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.6। इस प्रश्नावली 4.6 के सवाल नंबर 12 तक हमने हल कर दिए थे। 13, 14 और 15, सवाल नंबर 11 से 15 तक एक ही तरीके के सवाल हैं। तो 11 और 12 हल कर दिया था और 13 और 14 उसी तरह से हमने कहा लगा लेना है, यदि आंसर ना है तो बताना है। 15वां नंबर जो सवाल है उसमें ए बराबर दे दिया है, कह रहा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण जो दिए थे इनको हल करना है। तो जो समीकरणों को आप व्यू रूप में आप व्यक्त करेंगे तो जो ए का मान होगा वो यही होगा जो ए का मान दिया है, इसलिए आपको जो ए दिया है उससे इनवर्स पहले ही निकाल लेना है। और जब समीकरण को आप व्यू रूप में रखेंगे उसे समीकरण एक बना के लाएंगे तो हाँ ए इनवर्स बन जाएगा और ए इनवर्स का मान आप पहले से ही निकाल चुके होंगे, वही ए इनवर्स का मान यहां पर रख देना है तो एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 16 की। इसमें आपको समीकरण बनाना होगा। अभी तक आपके पास समीकरण दिए रहते थे, अब समीकरण आपको बनाना होगा। देखिए प्रश्नावली 4.6 है। आप भी द्वारा समीकरण हल करना हम सीख रहे हैं। कह रहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। फिर कह रहा है 2 किलोग्राम प्याज और 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। फिर कह रहा है 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। आप भी द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो मान ले हम प्याज का मूल्य प्रति किलोग्राम x रुपए है, गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम y रुपए है और चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम z रुपए है। मान लिया, माना प्याज कामा गेहूं और चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्रमशः x, y और z रुपए है। x, y और z रुपए है। तो कह रहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। तो प्रथम शर्त से कह रहा है 2 किलोग्राम चावल, 4 किलोग्राम प्याज है पहले। तो देखिए हमने माना है कि 1 किलोग्राम जो प्याज है उसका मूल्य x रुपए है, तो 4 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 4x। और सबका किसका 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, इस सब का मूल्य दिया है 60 रुपए। तो हो जाएगा 4x धन 3y। भाई 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपए है तो 3 किलोग्राम का 3y हो जाएगा। इसी तरीके से 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपए है तो 2 किलोग्राम का 2z हो जाएगा। इस सबको मिलाकर 60 रुपए है। द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त क्या है, कहता है 2 किलोग्राम प्याज और 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। तो 1 किलोग्राम का x है तो हो जाएगा 2x धन 4y धन 6z बराबर 90। चाहे तो इससे 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, x प्लस 2y और प्लस 3z इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो 2 इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, x प्लस 2y धन 3z बराबर 90/2। तो आ जाएगा x प्लस 2y धन 3z बराबर 45। तीसरी शर्त क्या है, तो तीसरी शर्त से देखिए तीसरी शर्त क्या है, कहता है 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो 1 किलोग्राम का x है तो 6 किलोग्राम का 6x
सबका मिलाकर है 70 रुपए। तो 6x धन 2y धन 3z बराबर 70। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ये समीकरण निकाय हमें मिल गए हैं, 3 समीकरण निकाय मिल गए हैं। कौन कौन से वो लिख लेते हैं, इतना हम साफ किए दे रहे हैं। ये समीकरण हमने बना रख लिए हैं। अब इनको हमें हल करना है। देखिए क्या क्या है समीकरण। पहला समीकरण आपका था, यहां से लिख लेते हैं तीनों समीकरण। चार एक्स धन 3y धन 2z बराबर 60। फिर क्या है, x प्लस 2y धन 3z बराबर 45। और फिर है 6x धन 2y धन 3z बराबर 70। ये हमें समीकरण मिल गए हैं। अब देखिए इनको हमें आव्यूह विधि से हल करके मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इन समीकरण निकायों को आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर, देखिए a का मान कितना है वो रख लेते हैं 4 3 2। फिर 1 2 3 6 2 3 और x y z बराबर इधर अचर पद रखे जाते हैं 60 45 और 70। देखिए इधर से x y z बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा वो हमने बहुत बार बता रखा है। क्योंकि यदि आप इसको बाद में और इसको पहले लिख देंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा 60 45 70। समीकरण नंबर 1। इसे आप पहले लिख देते, इसे बाद में आप उत्तर निकाल देते जबरदस्ती, उससे कुछ फायदा नहीं था। गुणा करना संभव ही नहीं होता, क्योंकि a बराबर दिया हो कोई आप भी और b बराबर दिया हो, तो a इंटू बी ज्ञात करना तभी संभव है जब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। चलिए तो इसे a बराबर मान लें। माना a बराबर 4 3 2 1 2 3 6 2 3। तो देखिए मॉड a बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही मॉड लगाएंगे आव्यूह सारणी में बदल जाएगा। तो हो जाएगा 4 3 2 1 2 3 6 2 और 3। चलिए बेटा R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं हम। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए हमने डिटरमिनेंट में बता रखा है कि किसके सापेक्ष प्रसार करने पर कैसा चिन्ह चलता है और क्यों चलता है ऐसे ही चिन्ह, वो भी हमने बता रखा है। अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, R2 के सापेक्ष माइनस प्लस माइनस और R3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस। इसी तरीके से C1 के सापेक्ष अगर करें किसी का डिटरमिनेंट का प्रसार तो प्लस माइनस प्लस, C2 के सापेक्ष करें तो माइनस प्लस माइनस, और C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो होगा प्लस माइनस प्लस। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो देखिए होगा प्लस 4 ये बंद, फिर माइनस 3 और ये बंद, फिर प्लस का 2 और ये बंद। चलिए लिखते हैं, यहां पर 4 कहां है वो बंद कर लेंगे पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति बंद कर लेंगे, पहला स्तंभ, तो बचेगा 2 3 2 3। अब पहली पंक्ति बंद कर देंगे, दूसरा स्तंभ,
1 3 6 3, 1 3 6 3। अब देखिए पहली पंक्ति बंद कर देंगे और तीसरा स्तंभ बंद कर देंगे। 1 2 6 2, क्या बचेगा? 1 2 6 2। चलिए 4, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 माइनस 6 तिरका 18 प्लस 2, तो 2 माइनस 6 दूनी 12। 4 गुणते 6 माइनस 6 0, माइनस 3 गुणते 3 माइनस 18 माइनस का 15 प्लस 2 गुणते माइनस का 10। तो 0 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 15 से 45 माइनस 10 दूनी 20। देखिए 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 25। चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है या होगा। चलिए अब आगे सवाल को हल करते हैं। हम सैखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्या का मान हम निकाल चुके हैं, वो यहां पर लिख लेंगे। मॉड ए का मान जो आया है वो आया है 25। अब इसके बाद ए का मान देखिए, ए बराबर क्या है वो लिख लेते हैं यहां पर। ए बराबर क्या है? ए बराबर है 4 3 2, यहीं से लिख लेंगे। 1 2 3 6 2 3 6 2 3। अब देखिए हल करते हैं। अब हम सैखंड ज्ञात कर लेते हैं बेटा। सैखंड ज्ञात करना आपको बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। सैखंड, चलिए A11 ज्ञात करते हैं। होगा -1 की पावर 1 प्लस 1, पंक्ति धन स्तंभ गुणते M11। -1 की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इंटू M11। पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ 2 3 2 3, तो माइनस की घात सम, तो मान होगा प्लस का 1 गुणते 6 माइनस 6, तो 1 गुणते 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 इंटू M12। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 3 6 3, माइनस की घात विषम, तो मान -1, और इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस का गुणा इसमें 3 माइनस 6 का 18 -1 गुणते -15, तो आ जाएगा माइनस माइनस गुणा प्लस 15 आ जाएगा। A11 A12 अब निकालेंगे A13, तो होगा -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 4 M13। क्या बंद करेंगे बेटा? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में हाथ रख दीजिए, तीसरा स्तंभ में 1 2 6 2। चलिए माइनस की घात सम, तो 1 गुणते, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 माइनस 6 दूनी 12, और 1 गुणते -10, तो आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10। अब निकालेंगे A21, A21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 इंटू M21। दूसरी पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ 3 2 2 3 3 2 2 3, माइनस की घात विषम, तो मान होगा -1, 3 तिरका 9 माइनस 2 दूनी 4, तो -1 गुणते 5 बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब A22 बराबर क्या होगा?
-1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 की पावर 4 m22। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 4 2 6 3, 4 2 6 3, तो 1 गुणते 4 3 12 -6 दूनी 12, 1 गुणते 0 तो आ जाएगा 0। अब A23 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 का मतलब स्मॉल a23 की उपसारिक। स्मॉल a23 का मान अगर हम कह दें कितना है तो स्मॉल a23 का मान 3 होगा, यानी उस पंक्ति का मान लिख दे, उस अवयव का मान लिख देना है जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हो। अगर स्मॉल a23 लिखा है यानी स्मॉल लेटर में लिखा है तो सीधे उस अवयव का मान ही लिख दिया जाता है। चलिए, तो -1 की घाते 3 नंदो 5 होगा गुणते m23, उस अवयव को लिखना है आपको जो दूसरी पंक्ति बंद कर देना है आपको, तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 4 3 6 2, 4 3 6 2, तो -1 की घात विषम -1 की घात तो मान होगा -1 गुणते 4 दूनी 8 -6 तिरका 18, -1 गुणते -10 तो हो जाएगा +10। अब A31 तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31, तो -1 की पावर 4 m31, उस अवयव को लिख देना है जो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में हो। इसको बंद कर दीजिए, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ 3 2 2 3, 3 2 2 3, माइनस की घात सम की विषम, सम तो मान होगा प्लस का 1 गुणते 3 तिरका 9 -2 दूनी 4, 1 गुणते 5 बराबर आ जाएगा 5। अब निकालेंगे हम A32 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32, -1 की पावर 5 m32। ऐसा लिखना है और तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति बंद करिए, दूसरा स्तंभ 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो -1 गुणते 4 3 12 -2, -1 गुणते 10 बराबर आ जाएगा -10। A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33, तो -1 की पावर 6 इंटू m33, वो अवयव लिखना जो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर दीजिए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति में हाथ रखिए, तीसरे स्तंभ में जो बचेगा वो लिख देना है 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो माइनस की घात सम तो हो जाएगा +1, 4 दूनी 8 -3, 1 गुणते 5 तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए मान लिख लेते हैं यहां पर A11 का मान कितना निकला है, आपको नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आप कॉपी का पेज पलट के देख लेंगे और हमको साफ करना होगा तो बचेगा नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा। A11 का मान 0 है, A12 का मान कितना है, A12 का मान कितना है 15 है, और A13 का मान कितना है, A13 का मान -10 है, और A21 का मान है -5। इतना लिख लेते हैं, उधर वाले लिखे रहेंगे तो उनसे लिख लेंगे। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, इसे B बराबर लिखा जाता है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर हो जाएगा 0 15। देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
3 माइनस 6 तिरका 18 और माइनस होता है 15। 0 15 माइनस 10 फिर माइनस 5 फिर A22 का मान 0, A23 का मान 10 फिर A31 का मान 5 और फिर माइनस 10 और 5। अब लिखेंगे सयखंडों से निर्मित सयखंडाजाव्यूह। सयखंडों से निर्मित सयखंडज, सयखंडों से निर्मित सयखंडज आव्यूह एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त आव्यूह। देखिए क्या हो जाएगा, 0 15 माइनस 10 फिर माइनस 5 0 10 फिर 5 माइनस 10 5। ये आ गया एडजॉइंट है। चूंकि ए इनवर्स यानी व्युत्क्रमाव्यूह ज्ञात करना हो तो ए इनवर्स उसे कहते हैं, बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ए का मान ये है और मॉड ए का मान 25 निकला है, तो बटे 25 से ऐसे लिख दे 1 बटे 25 और इसका मान लिख दे 0 माइनस 5 5 और 15 0 माइनस 10 और माइनस 10 10 5। अब देखिए ए इनवर्स का मान बेटा समीकरण 1 में रखा जाता है। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, क्या था समीकरण 1? यही था कि ए इनवर्स और इधर ये गुणा में था 60 45 और 70। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान 1 बटे 25 और ये मान रख देते हैं 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 और माइनस 10 10 और 5 और इधर मान रख देते हैं हम। समीकरण 1 में रखेंगे तो ये इनवर्स था, ए इनवर्स का मान ये हो गया, इधर था 60 और 45 और 70। चलिए 1 बटे 25 गुणा करना पता है आपको, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें फिर इसमें, तो 0 गुणते 60 माइनस 5 गुणते 45 प्लस 5 गुणते 70 फिर 15 गुणते 60 प्लस 0 गुणते 45 माइनस 10 गुणते 70 फिर माइनस 10 गुणते 60 धन 10 गुणते 45 धन 5 गुणते 70। 1 बटे 25 और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा माइनस 5 25 5 चौको 20, 25 की 5 था 2 हासिल था, 5 चौको 20 2 22 प्लस 7 पना 35 350, 15 छका 90 0 और 900 हो गया, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 10 गुणते 70 हो जाएगा 700, माइनस का 600 हो जाएगा प्लस का 450 हो जाएगा प्लस 7 पन्ना 35 350 हो जाएगा। देखिए 1 बटे 25 और 350 में घटाएंगे 225, 350 में 225 तो बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 4 2 चला गया बचा 1 25।
125 बचेगा। 900 में कम हो गए 700, कितना बचेगा? 200 बचेगा। इधर इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 800 में 600 चला जाएगा, 200 बचेगा। तो XYZ बराबर 25 का भाग सब में दिया जाएगा, 125/25, 200/25 और 200/25। तो देखिए क्या आ जाएगा। XYZ बराबर 25 का भाग 125 में देंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 8 8। तो X बराबर आ गया 5, Y बराबर तुलना करने पर, यहां लिखेंगे तुलना करने पर 8, Z बराबर 8। यानी प्याज का प्रति किलोग्राम मूल्य आ गया 5 रुपए, यानी प्याज 5 रुपए किलो। गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य आ गया 8 रुपए। और जेट क्या माना था? चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य। तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य आ गया बेटा 8 रुपए। इस तरीके से यह प्रश्नावली पूरी तरीके से खत्म हुई। इसके उदाहरण लगा लेने हैं। जो भी ऐसा उदाहरण लगे कि नहीं आएगा तो YouTube में कमेंट करना है, उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।